Hello everyone. So today's topic of discussion is advanced techniques of parenteral medication. So I'll be discussing about advanced techniques of parenteral medication. This is from the same unit number 7, Introduction to Pharmacology from Fundamentals of Nursing. Right? So let's start with it. एडवांस टेक्निक्स हमने पढ़नी है, ठीक है. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने आपकी रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़े थे, पेरेंटल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. उसमें हमने आईएम इंजेक्शन पढ़ा, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रावीनस रूट्स पढ़े थे, ठीक है. तो ये क्या है, एडवांस टेक्निक्स हैं पेरेंटल मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने की, ठीक है. सबसे पहले इसमें आता है आपका एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन. सो एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, इट इज़ अ मेडिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन विच अ ड्रग सच एज एपिड्यूरल अनाल्जेसिया and epidural anesthesia or contrast agent is injected into the epidural space around the spinal cord. ठीक है, कहाँ इंजेक्ट करते हैं हम, स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो एपिड्यूरल स्पेस होता है वहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं, राइट. और क्या क्या चीज़ें हम इस रूट से दे सकते हैं, एपिड्यूरल अनाल्जेसिया दे सकते हैं, एनेस्थीसिया दे सकते हैं, या फिर कोई भी कॉन्ट्रास्ट एजेंट, ठीक है. अब यहाँ पे दो वर्ड्स लिखे हैं, एपिड्यूरल अनाल्जेसिया एंड एनेस्थीसिया, ठीक है. सो एनाल्जेसिया क्या होता है, एनाल्जेसिया इज लाइक यू कैन से इट्स अ ड्रग विच इज़ यूज टू रिलीव द पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. इसमें क्या है, पेन से पेशेंट को रिलीफ मिलेगा लेकिन कॉन्शियसनेस उसकी रहेगी, राइट. देन कम्स एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया में क्या होगा, देयर विल बी कंप्लीट लॉस ऑफ फिजिकल सेंसेशन, ठीक है. पेशेंट वोंट फील एनीथिंग और विल नॉट बी सेंस एनीथिंग फिजिकली, ठीक है, विद और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. उसमें पेशेंट कॉन्शियस भी रह सकता है और कॉन्शियस नहीं भी रह सकता, ठीक है. वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सर्जरी पे. जैसे कि सी सेक्शन होता है, सिजेरियन सेक्शन होता है. सिजेरियन डिलीवरी में क्या होता है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम देते हैं. उससे क्या है, लोअर बॉडी जो होती है उसमें सेंसेशन खत्म हो जाती है, बट द जो वुमेन होती है शी इज कॉन्शियस थ्रू आउट द प्रोसीजर, राइट. So this was about the introduction for this. Then second point comes, the epidural route is frequently employed by certain physicians and nurse anesthetists to administer local anesthetic agents, ठीक है. ये जो रूट हम यूज़ किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू, और जो नर्स एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं किस चीज़ को देने के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डायग्नोसिस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं. डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि पेशेंट को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, को क्या डिसीज़ कंडीशन है उसको, तो वो रूल आउट करने के लिए भी हम इस रूट का यूज़ करते हैं. और कैसे यूज़ करेंगे, बाय गिविंग रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट. रेडियो एक्टिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम इंजेक्ट करते हैं एपिड्यूरल स्पेस में, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया को आउटलाइन करता है, और जो भी पेशेंट की डिसीज़ कंडीशन होगी वो हम उससे रूल आउट कर सकते हैं. और इस रूट का यूज़ थेराप्यूटिक पर्पस से भी होता है. थेराप्यूटिक का मतलब है हम किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि सम ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स. ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो हैं वो एक तरह की ड्रग्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन वाया एपिड्यूरल रूट, राइट. नेक्स्ट कम्स एपिड्यूरल टेक्निक्स. Sorry, 1 second. हाँ, next comes epidural techniques frequently involve injection of drugs through a catheter. किसके थ्रू देंगे हम, ये कैथेटर के थ्रू देंगे, which will be placed into the epidural space, ठीक है. The injection can result in a loss of sensation including the sensation of pain. पेशेंट को जो है पेन सेंसेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा इसमें, ठीक है. बाय ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स थ्रू नर्व फाइबर्स इन और नियर द स्पाइनल कॉर्ड. जिस भी एरिया पे आप दे रहे हो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड, वहाँ पे जो नर्व फाइबर्स होंगे, ठीक है, उनकी ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देता है ये, ठीक है, जिससे कि पेशेंट को देयर विल बी लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, और यू कैन से लॉस ऑफ कंप्लीट सेंसेशन, राइट. देन नेक्स्ट कम्स इंडिकेशंस, ठीक है. व्हाट कैन बी द इंडिकेशंस. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी इसकी साइट. जो एपिड्यूरल इंजेक्शन है, इट कैन लाइक एपिड्यूरल इंजेक्शंस मे बी परफॉर्म्ड एनीवेयर अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. वर्टिब्रल कॉलम के अराउंड कहीं पे भी हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं. सर्वाइकल जो आपके वर्टिब्रास हैं वहाँ भी कर सकते हैं, थोरैसिक में भी कर सकते हैं, लंबर में या फिर सैक्रम में, कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है. देन कम्स द इंडिकेशंस.
सो एन एपिड्यूरल इंजेक्शन और इन्फ्यूजन इज यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ पेन, पेन रिलीफ के लिए हम इसे यूज़ करेंगे. देन सेकेंड इंडिकेशन है एज एन एडजंक्ट टू जर्नल एनेस्थीसिया. ठीक है, मतलब हम जर्नल एनेस्थीसिया के सप्लीमेंट में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री टू जर्नल एनेस्थीसिया. देन है इट कैन बी यूज्ड एज अ सोल टेक्निक फॉर सर्जिकल एनेस्थीसिया. सम ऑपरेशंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली सी सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन में बी परफॉर्म्ड यूजिंग एन एपिड्यूरल एनेस्थेटिक एज द सोल टेक्निक. ठीक है, तो हम ऑपरेशन के लिए, जैसे कौन सा ऑपरेशन, सी सेक्शन है, सिजेरियन डिलीवरी करवाते हैं हम, तो उसमें भी हम पेशेंट को एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के थ्रू करवा सकते हैं. दैट इज द इंडिकेशन. देन नेक्स्ट कम्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन और पैलिएशन ऑफ सिम्टम्स इन टर्मिनल केयर. पैलिएटिव केयर क्या होती है, जैसे कि कोई पेशेंट है वो अपने डिसीज़ की एंड स्टेज में पहुंच गया है, तो हम उसके डेथ को थोड़ा पीसफुल बनाने के लिए हम उसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं. उस कंडीशन में हम उसके डेथ को हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पेशेंट की डेथ को थोड़ा पीसफुल बना सकते हैं, उसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके. ठीक है, तो उसमें भी हम ये रूट जो है वो यूज़ कर सकते हैं टू गिव रिलीफ टू द सिम्टम्स, राइट. देन कम्स कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आपकी दो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आएंगे, इसमें दो तरह की. वन इज एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, अनदर वन इज रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन. ठीक है, रिलेटिव मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस किया है. एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब होता है दो सिचुएशंस, ठीक है, अंडर विच, ठीक है, दिस प्रोसीजर कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एट ऑल. मतलब उन कंडीशंस में हमने ये फॉलोइंग कंडीशंस में बिल्कुल भी हमने ये प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म नहीं करना. कौन कौन सी कंडीशंस है, पेशेंट रिफ्यूजल, अगर पेशेंट अग्री नहीं करता है. सेकेंड है सेफ्टी कंसर्न्स इंक्लूडिंग इनएडिक्वेट इक्विपमेंट, एक्सपीरियंस और अप्रोप्रिएट सुपरविजन. अगर प्रॉपर स्किलफुल स्टाफ नहीं है तब भी हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे. देन सीवियर हिमेटोलॉजिकल कोगुलोपैथी, अगर पेशेंट को कोई हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हैं, तब भी हम ये वाला प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकते. देन है इन्फेक्शन नियर द साइट ऑफ इंजेक्शन, जहाँ पे आप प्लान कर रहे हो इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने की एपिड्यूरल वाला, वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन है आसपास तब भी हम इसको नहीं परफॉर्म करेंगे. सो दीज आर द एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस. नेक्स्ट कम्स रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस. रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं लाइक इन कंडीशंस, लाइक इन सम कंडीशंस in which we can use this epidural route of administration but with proper caution. सावधानी के साथ हमने इसमें यूज़ करना है. जैसे कि लो प्लेटलेट काउंट है पेशेंट का, ठीक है, लो प्लेटलेट काउंट है, तब भी हम इसको ध्यान से हमने कॉशन के साथ परफॉर्म करना है. देन है प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसीज़. अगर पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, जैसे कि डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसोनिज्म हो गया, ठीक है, ये सारे न्यूरोलॉजिकल कुछ डिसऑर्डर्स हैं. अगर पेशेंट को ऐसे कोई डिसीज़ हैं तो हम बहुत ही कॉशन के साथ ये परफॉर्म करते हैं प्रोसीजर को. देन है इंक्रीज्ड आईसीपी. अगर पेशेंट का जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ है, तब भी हम बहुत ही कॉशन के साथ हमें इसको रखना पड़ता है. देन है डिक्रीज्ड बट स्टेबल कार्डियक आउटपुट. पेशेंट का कार्डियक आउटपुट जो है वो स्टेबल है बट कम है नॉर्मल से, जैसे कि इन केस ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस. एओर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है, जो एओर्टा होता है उसमें ब्लॉकेज होती है, ठीक है. सो उस केस में कार्डियक आउटपुट स्टेबल तो होगा पेशेंट का, बट इट विल बी रिड्यूस्ड. तो दैट इज ऑल्सो अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर डूइंग दिस प्रोसीजर. देन नेक्स्ट कम्स हाइपोवोलीमिया. हाइपोवोलीमिया में क्या होता है, देयर इज फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट. तो उन कंडीशंस में भी हम इसको रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन कंसिडर करेंगे. देन है रिमोट इन्फेक्शन डिस्टेंट टू इंजेक्शन साइट. जहाँ पे आप प्लान कर रहे हो इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने की, वहाँ पे उस एरिया में पहले अगर कोई इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, तो भी हमने बहुत ही कॉशियसली हमने इसको एडमिनिस्टर करना है अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं. नहीं तो हम इंजेक्शन साइट को चेंज कर सकते हैं, राइट. सो दिस वॉज अबाउट द टॉपिक एपिड्यूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट एडवांस रूट आता है जो एडमिनिस्ट्रेशन का, दैट इज इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. सो इट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ड्रग्स वाया एन इंजेक्शन इनटू द स्पाइनल कैनाल और इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है. इसमें हम जो इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, स्पाइनल कैनाल में या फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस में.
और अगर हम सब अरेक्नोइड स्पेस में कर रहे हैं तो अल्टीमेटली वो कहाँ पे जाएगी मेडिसिन, हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, ठीक है। एपिड्यूरल में क्या था, हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे थे एपिड्यूरल स्पेस के अंदर। इंट्राथिकल में हम किस में करेंगे, सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर, एंड अल्टीमेटली इट विल रीच द CSF, राइट। सो दिस इज इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। यूजेस हैं इसका फर्स्ट यूज है, इट कैन बी यूजफुल इन स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया जब हमने देना हो तब हम इसे यूज कर सकते हैं। कीमोथेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं। कीमोथेरेपी क्या होती है, कैंसर के अगेंस्ट जो हम ड्रग्स यूज करते हैं वो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आती हैं। और पेन मैनेजमेंट एप्लीकेशन, और पेशेंट की पेन को मैनेज करने के लिए भी हम इस रूट को यूज कर सकते हैं। देन दिस रूट इज ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस ड्रग्स दैट फाइट सर्टेन इन्फेक्शंस, ठीक है। हम कुछ ड्रग्स को इस रूट से दे सकते हैं जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करती हैं। स्पेशली कौन सी मेडिसिन, जो कि पोस्ट ऑपरेटिव न्यूरोसर्जिकल पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। जिन पेशेंट्स की न्यूरो सर्जरी हुई होती है, ब्रेन रिलेटेड सर्जरीज हुई हैं या न्यूरॉन रिलेटेड सर्जरी जो हुई हैं, ठीक है, तो उनको पोस्ट ऑपरेटिवली हम ये वाली मेडिसिन जो हैं वो दे सकते हैं वाया दिस इंट्राथीकल route, right? The drugs needs to be given this way to avoid being stopped by the blood brain barrier, ठीक है। हम ये वाली ड्रग्स इस रूट से देंगे, स्पेसिफिकली वो वाली ड्रग्स जो कि हमें खतरा है कि अगर हम ब्लड से दे रहे हैं या किसी और रूट से दे रहे हैं तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू डिस्ट्रॉय हो सकता है, उनका एक्शन, या फिर स्टॉप हो सकता है, ठीक है। और ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, अगेन आई कैन रिपीट दैट। ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर क्या होगा, लाइक देयर विल बी अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो कि सेपरेट करती है ब्लड को CSF से, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अलग करती है ब्लड से। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये एक तरह का बैरियर की तरह काम करती है, जो कि सेल्स को या कुछ पार्टिकल्स को इधर से उधर नहीं होने देती है, ठीक है। सो दैट इज द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो वो वाली मेडिसिन जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर से स्टॉप हो सकती हैं, ठीक है, हमें लगता है कि स्टॉप हो सकती हैं, कुछ मेडिसिन होती हैं ऐसी, तो उन मेडिसिन को हम किस रूट से देंगे, इंट्राथीकल रूट से। और स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स को जो कि पोस्ट न्यूरोसर्जिकल ऑपरेटिव पेशेंट्स हैं। Then very popular for a single 24-hour dose of analgesia. So it is common for giving single 24-hour dose of analgesia. देन है इंट्राथीकल कीमोथेरेपी, है ना। इंट्राथीकल रूट से अभी बताया आपको पहले वाली स्लाइड में कि हम कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। तो कौन कौन सी ड्रग्स हम जो है इस रूट से दे सकते हैं कीमोथेरेपेटिक की। कीमोथेरेपी में हम 4 ड्रग्स हैं अभी तक आई हैं, जो 4 में से भी 3 ड्रग्स हैं जो हम मेनली दे सकते हैं इस रूट से, ठीक है। 4th वाली थोड़ी रेयर देते हैं। सो सबसे पहले आती है मीथोट्रेक्सेट, ये दे सकते हैं। देन सिट्राबिन दे सकते हैं। देन हाइड्रोकॉर्टिसोन, ये तो कॉमनली हम देते हैं इंट्राथीकल रूट से। रेयरली थियोटेपा है, ये हम दे सकते हैं इस रूट के साथ, ठीक है। देन आ गया साइड इफेक्ट्स ऑफ इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन। सो साइड इफेक्ट्स हैं इसके, स्लीपीनेस हो सकती है पेशेंट को, ड्राउजीनेस कैन बी देयर, डिजीनेस विल बी देयर, लाइट हेडेडनेस विल बी देयर, नोजिया, वॉमिटिंग, लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन होता है इसके बाद, ठीक है। देन हेडेक, कन्वर्जन्स, डिक्रीज मसल टोन, मसल वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, numbness and tingling, and even it can lead to confusion. So these all are the side effects of intrathecal administration. Then next route comes, next advanced technique of administration comes intraosseous infusion. So it is the process of injecting directly into the marrow of a bone, ठीक है। bone marrow के अंदर हम देते हैं इसको। So this is called as intraosseous infusion. So this technique is used to provide fluids and medication when IV access is not available or not feasible. अगर किसी पेशेंट के अंदर हमें IV रूट एक्सेसिबल नहीं है, जैसे कि रोड साइड एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स हैं, ठीक है, या बहुत ट्रॉमा वाले पेशेंट्स हैं, तो उनके अंदर हमें IV रूट हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे इतने ईजिली, तो हम उनको इस रूट से फ्लूइड एडमिनिस्टर कर सकते हैं। And this route also allow for the administered medication and fluid to go directly into the vascular system. और ये जो रूट है ये अलाउ करता है मेडिकेशंस को और फ्लूइड्स को कि वो डायरेक्टली वेस्कुलर सिस्टम के अंदर एंटर करे।
नेक्स्ट कम्स यूजेस में ही कंटिन्यू है. इंट्राओसियस इन्फ्यूजन्स आर यूटिलाइज्ड व्हेन ट्रॉमा पेशेंट्स हैव कॉम्प्रोमाइज इंट्रावीनस एक्सेस. ये अभी आपको मैंने पॉइंट डिस्कस किया है. एंड नीड इमीडिएट डिलीवरी ऑफ लाइफ सेविंग फ्लूइड एंड मेडिकेशन, है ना. रोड साइड एक्सीडेंट वाले पेशेंट्स है, कितनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, बहुत सारी उनको इंजरीज हुई होती हैं, तो उनमें आईवी एक्सेस करना बहुत ही डिफिकल्ट है और जल्दी हमें उनके अंदर लाइफ सेविंग फ्लूइड्स और मेडिकेशन देनी पड़ती हैं. तो सबसे अच्छा रूट कौन सा है उसमें? इंट्राओसियस इन्फ्यूजन का, राइट. देन नेक्स्ट कम्स इंट्रापेरिटोनियल इन्फ्यूजन. ठीक है, इंट्रापेरिटोनियल इसके नाम से ही हमें समझ आ रहा है. इंट्रापेरिटोनियल का मतलब क्या है? हम पेरिटोनियम के अंदर जो है एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग्स को या फ्लूइड्स को. ठीक है, सो इट इज़ मोर ऑफन अप्लाइड टू एनिमल्स देन टू ह्यूमन. ज़्यादा ये वाला रूट किस में यूज़ किया जाता है? एनिमल्स में. इन जर्नल इट इज़ प्रेफर्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड रिप्लेसमेंट फ्लूइड्स आर नीडेड. ठीक है, तो ज़्यादातर अगर हम इसको यूज़ करते भी हैं तो किस लिए करते हैं? जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड रिप्लेस करना पड़ता है या फ्लूइड रिप्लेस करना पड़ता है. और व्हेन द पेशेंट इज having low blood pressure or other problems prevent the use of a suitable blood vessel for intravenous injection. मतलब कि अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी लो है तो भी हम इस रूट को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. Then comes uses. The method is widely used to administer chemotherapy drugs to treat some sort of cancers, particularly ovarian cancers. ठीक है, तो अगर ओवेरियन कैंसर है तो ओवेरियन कैंसर में ज़्यादातर देखा गया है कि कीमोथेरेपी देने के लिए हम इंट्रा पेरिटोनियल जो रूट है उसको हम यूटिलाइज करते हैं. देन नेक्स्ट कम्स इंट्रा प्लूरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. इंट्रा प्लूरल का मतलब क्या है? प्लूरल कैविटी के अंदर हम देंगे. प्लूरल कैविटी का किसको आउटलाइन करती है? लंग्स को आउटलाइन करती है. सो एन इंट्रा प्लूरल ड्रग इज इंजेक्टेड थ्रू द चेस्ट वॉल इनटू द प्लूरल स्पेस और इंस्टिल्ड थ्रू अ चेस्ट ट्यूब प्लेस्ड इंट्रा प्लूरली फॉर ड्रेनेज. ठीक है, प्लूरल कैविटी में हम देंगे, इसको इंजेक्ट करेंगे. और किसके थ्रू हम इसको इंस्टिल करते हैं? थ्रू अ चेस्ट ट्यूब, राइट. देन ड्यूरिंग इंट्राप्लूरल injection of a drug, the needle passes through the intercostal muscle and parietal pleura on its way to the pleural space. ये हमें पता है, जो इंजेक्शन होगा वो इंट्राकॉस्टल स्पेस के थ्रू हमने अंदर इंट्रोड्यूस करना है और वो parietal pleura में जाएगा एंड देन इट विल रीच द प्लूरल स्पेस. देन यूजेस. डॉक्टर यूज इंट्राप्लूरल एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रमोट एनाल्जेसिया, टू ट्रीट स्पॉन्टेनियस नीमोथोरेक्स, रिजॉल्व प्लूरल इफ्यूजन्स एंड एडमिनिस्टर कीमोथेरेपी. ठीक है, किस रूट के लिए से यूज़ कर सकते हैं हम? एनाल्जेसिया के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इंट्राप्लूरल एडमिनिस्ट्रेशन वाले रूट को, या फिर नीमोथोरेक्स को ट्रीट करने के लिए. नीमोथोरेक्स क्या होता है? व्हेन एयर लीक्स इनटू द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल. ठीक है, इसे कोलैप्स ऑफ लंग्स भी बोलते हैं हम. ठीक है, नीमोथोरेक्स को. तो एयर इसमें चली जाती है, ठीक है, लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में. देन प्लूरल इफ्यूजन को भी ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन में क्या होता है? फ्लूइड फिल हो जाता है प्लूरल कैविटी में. ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो यूज इट टू एडमिनिस्टर कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स. देन ड्रग्स कॉमनली गिवन बाय इंट्राप्लूरल इंजेक्शन इंक्लूड. कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती है? टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एनेस्थेटिक्स एंड कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स. ठीक है, और कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स भी हम इसमें यूज़ करेंगे उस कंडीशंस के लिए जब पेशेंट को लंग कैंसर है या मैलिग्नेंट प्लूरल इफ्यूजन है, उस केस में हम इस रूट को यूज़ कर सकते हैं. देन है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं अगर सपोज प्लूरल इन्फ्लामेशन है, प्लूरल कैविटी के अराउंड अगर इन्फ्लामेशन है तब नहीं करेंगे. अगर फिब्रोसिस है वहाँ पे या कोई एडिजन है ना, तब भी यूज़ नहीं करेंगे. या कोई सेप्सिस या कोई इन्फेक्शन है पंचर साइड पे, है ना, सेप्सिस क्या होता है? एक तरह का इन्फेक्शन ही होता है ना, तो भी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे. देन पेशेंट्स ऑन पीप मोड. ठीक है, पेशेंट जो है दैट इज केप्ट ऑन वेंटिलेटर ऑन पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर. वेंटिलेटर्स के अलग अलग मोड होती है ना, तो अगर पीप मोड पे पेशेंट है तब भी हम ये वाला मेथड जो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ नहीं करते, राइट. देन लास्ट कम्स रोल ऑफ नर्स इन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन. ओवरऑल अभी तक हमने कितने सारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिए हैं. ठीक है, सो उसमें नर्सेस का रोल क्या है? दैट वी आर आई एम गोइंग टू ब्रीफ.
सबसे पहले है इसमें सेफ एंड एक्यूरेट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज द की नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्स ने कोई भी मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है, कोई भी रूट से करनी है, दैट शुड बी सेफ एंड एक्यूरेट। देन सेकंड है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट रिक्वायर्स द फुल अटेंशन ऑफ द नर्स टू अवॉइड मेडिकेशन एरर्स एंड एडवर्स ड्रग इवेंट्स। इसलिए आपको बताया गया है पहले भी क्लास में कि वेन एवर प्रिपेयरिंग अ मेडिसिन, ठीक है, अपने आप को किसी भी तरह की कॉन्वर्सेशन से दूर रखना है। Then nurses can reduce errors by following guidelines like knowing the type of medication errors that are most likely to occur and strategies for their prevention and understanding the implications of the medication being given। ठीक है, नर्स जो है मेडिकेशन प्रिपेयर करते हुए एरर्स को अवॉइड करे या कम कैसे कर सकती है, ठीक है, उसे पता होना चाहिए पहले से कि किस तरह के मेडिकेशन एरर हो सकते हैं, और अगर हो जाता है ऐसा कोई एरर तो उसको वो प्रिवेंट कैसे, मतलब ठीक कैसे करे, या फिर उसको वो प्रिवेंट कैसे करे, है ना, नेक्स्ट टाइम के लिए। एंड वो सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए जो कि एक मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी होती हैं। देन द 7 राइट्स एंड 3 चेक्स प्रोवाइड अ प्रोसेस फॉर सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। 7 राइट्स आपको मैंने बताए थे, इससे पहले वाली वीडियो में भी हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। देन 3 चेक्स बताए थे आपको कि मेडिसिन लेने से पहले, रखने से पहले और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ क्रॉस मैच करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, यू आर गोइंग टू रिड्यूस द लेवल ऑफ मेडिकेशन एरर्स। देन नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, एक्यूरेट एंड टाइमली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पहले भी बताया है क्लास में ये पॉइंट भी कि जब भी मेडिकेशन आप एडमिनिस्टर कर रहे हो, ठीक है, एक्यूरेट टाइम पे करनी है और उसको डॉक्यूमेंट भी करना है साथ के साथ, है ना। एंड द इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन ऑन द पेशेंट इज एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स एंड प्रमोट्स पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट को मेडिसिन देने के बाद उसको ऑब्जर्व भी करना है, सो दैट इफ एनी एलर्जिक रिएक्शन और एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स टू द पेशेंट, तो आप उसको पहले से पता कर सको और आप उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सको, ठीक है। इससे क्या होगा, जो पेशेंट सेफ्टी है उसको आप इंश्योर करते हो। देन नेक्स्ट है, पेशेंट एजुकेशन इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेडिकेशन एडहेरेंस एंड प्रॉपर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पेशेंट एजुकेशन ज़रूर करनी है रिगार्डिंग द मेडिकेशन एडहेरेंस। पेशेंट को आपने बताना है कि मेडिकेशन जो है आपने इस टाइम पे लेनी है, रूटीन में लेनी है, कभी मिस नहीं करनी है डोज, ठीक है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और अगर पेशेंट घर जा रहा है, उसको कुछ मेडिसिन अपने आप जाके लेनी है, तो उसको आपने प्रॉपर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी एजुकेट करना है, दैट इज़ द नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड लास्ट कम्स, देयर आर सेवरल रूट्स फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हमने डिस्कस करे हैं, बहुत सारे रूट्स हैं मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के। सो नोइंग व्हेन इट इज़ द अप्रोप्रिएट टू यूज़ ईच रूट, सो नर्स को पता होना चाहिए कि कब कौन सा रूट जो है वो यूज़ होना है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड नोइंग द प्रोसेस फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, उसको प्रोसेस भी पता होना चाहिए कि किस रूट से किस तरीके से मेडिसिन जो है वो देनी है, ठीक है। और ऐसा पता करने से नर्स जो है वो बहुत ही कम कर देती है चांसेस मेडिकेशन एरर्स होने के, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक दैट वाज एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ medications. If you are having any doubts, you can ask me anytime via your WhatsApp messages or call. Thank you so much.